नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जरूर। इस वक्त देश में संभल का मुद्दा छाया हुआ है क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया है कि वो हरिहर मंदिर है, जिसके बाद विवाद हुआ सर्वे के विरोध में और अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था संभल में तैनात कर दी गई है। ऐसे में आज मेरे साथ खास मेहमान है एडवोकेट विकास नगवान जी। उनसे समझने की कोशिश करेंगे संभल का पूरा मामला और किस तरीके से आगे संभल में जो फैसले सुप्रीम कोर्ट का आया, सेशन कोर्ट ने जो कुछ कहा उसके मायने क्या है, वो सब भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट में कल मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को बोल दिया कि अब आप इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और हाई कोर्ट को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि हाई कोर्ट मामला सुनेगा और हाई कोर्ट जो तय करेगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो हाई कोर्ट को जिस तरीके से पावर दी गई, क्या सेशन कोर्ट में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मतलब ऐसा लग रहा हो कि एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव रहा हो? देखिए, झुकाव और ना झुकाव की तो कोई बात ही नहीं है। लोगों को यही नहीं अंदाजा कि चाहे ऑर्डर गलत हो या सही है, कोर्ट का ऑर्डर है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वोट बैंक की वजह से लोग अपनी सरकार और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर तो सर्वोपरि है। तो जब एक सिविल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि वहां लोकल कमिश्नर अपॉइंट करके कि यहाँ पे आप इंस्पेक्शन कीजिए, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि यहाँ जो मंदिर था या नहीं था, सिर्फ उसको असरटेन करने के लिए आपने एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर दिया और उसकी वजह से जो हिंसा भड़की है वो तो बहुत ही निंदनीय है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि हाई कोर्ट जाना चाहिए आपको, क्योंकि एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का ही बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप आ गए टू शो कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जनरली ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट एकदम से कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं और उन्होंने जो ऑर्डर दिया है कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक ऑर्डर है। इन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट आके टाइम वेस्ट करने की बजाय हाई कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए था। जितना टाइम सुप्रीम कोर्ट आने में लगा उतना हाई कोर्ट आने में भी लग जाता। जी सर, ये मामला तो है कोर्ट का, लेकिन दंगाइयों ने जो कुछ किया संभल में, उसका इलाज किस तरीके से किया जाए कि आगे, क्योंकि मामला तो लंबा चलने वाला है, आगे इस तरीके की हिंसा ना हो। देखिए, हमारे देश में जब से हम 1950 से आगे की बात करें, तो अगर कोई सरकार कोई ऐसा कानून लेके आती है कि वो किसी एक खास रिलीजन को टारगेट करता है, तो लोग रोड पे उतर आते हैं। दंगा होना तो बहुत कॉमन चीज हो गई है। कुछ टाइम पहले दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए थे, 1 साल तक के लिए सील रहे थे सिर्फ कानून की वजह से। वो बात थी जब सरकार का कोई ऑर्डर होता है, सरकार का कोई काम होता है। लेकिन यहाँ एक कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट इस तरह का दंगा होना जो है वो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है किसी भी स्टेट के लिए। क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर की वैल्यू करना वो हमारे कानून में भी है, हमारा एथिकल और मॉरल ड्यूटी भी है। एक या तो हम बोले कि हम कोर्ट के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ अगर हम बोलते हैं कि भरोसा है और फिर भी दंगा हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। तीसरी चीज क्या है कि जो भी दंगा जिस तरीके के हालात हुए हैं वो बहुत ही मास्टरमाइंड तरीके से प्लान करके किया गया है। क्योंकि एक बार इंस्पेक्शन हो गई थी, जब दूसरी बार इंस्पेक्शन हो रही है उस टाइम पे लोगों का इस तरीके से इकट्ठा होना, मुंह पे रुमाल बांध के आना और ये सब चीजें करना, वो बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता है। और इसके लिए सरकार को जो ठोस कदम है वो उठाने चाहिए और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है इस तरीके के लोगों के अगेंस्ट करनी चाहिए। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की आपने धज्जियां उड़ा दी एक तरीके से, और स्पेशली कोर्ट ऑर्डर की। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि एक खास तबका, एक खास समुदाय कोर्ट के भी फैसले को मानने को तैयार नहीं? उनके पक्ष में फैसला आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर उसके बाद बवाल काट देंगे। देखिए, ये आज की बात नहीं है। जब 1983 से 84 के बीच में शाहबानो का केस सुप्रीम कोर्ट आया था, तो उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हर रिलीजन की महिला को अधिकार है कि आप मेंटेनेंस क्लेम कर सको। उस टाइम भी हमारे देश में 1985 के आसपास में दंगे हुए थे, ताकि, और उसके बाद 1986 में गवर्नमेंट को एक कानून लेके आना पड़ा था, ताकि वो भी सिर्फ इसलिए कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन जो हैं उन लोगों को मेंटेनेंस का प्रोविजन कितने टाइम तक दिया जाए, सिर्फ इस वजह से कि लोग कहते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो खतरे में है। और तीसरी चीज क्या है कि देखिए, जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है उस हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट की गई है। देखिए, 3 मस्जिदें थी। एक तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी जो 1992 में गिरा दी गई, जिसके बाद अब राम मंदिर वाला जो इशू है वो खत्म हो चुका है। दूसरी संभल में, जिसमें अभी हरिहर टेम्पल का बोल रहे हैं कि यहाँ पे हरिहर टेम्पल को तोड़ के और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। और तीसरी पानीपत में, पानीपत की मस्जिद के ऊपर अभी किस तरह का इशू नहीं है। और
जो हिस्ट्री लोगों को नहीं पता है, उस हिस्ट्री को असरटेन करने के लिए अगर हमारे पास कोई, देखिए हिस्टोरिकली अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, वो ठीक होना उसका राइट है उस कम्युनिटी का कि वो ठीक से उन लोगों को मिल सके। दूसरा, उस कम्युनिटी का, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस है, अगर किसी के ऊपर भी एट्रोसिटीज हुई है तो उनको अधिकार है जानने का कि क्या हुआ था। और हिस्टोरिकली एक नहीं है, ऐसी मतलब हजारों की संख्या में मंदिर हैं जो तोड़े गए थे तो और उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। तो मस्जिद तो उस टाइम खाली भविष्य रोड में ऐसा खाली लगता है कि पेड़ पड़े थे, पानीपत एक की भी मंदिर मस्जिद नहीं। पर भी दावा ठोका जाएगा। देखिए, जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा या कुछ ना कुछ चीजें ऐसी नहीं निकल के आएंगी, तब तक कुछ नहीं कह सकते। दावा ठोका जाएगा कि नहीं ठोका जाएगा अभी कुछ नहीं बताया इस चीज के बारे में। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके के निकल के आते हैं जिसमें पता लगता है कि यहाँ पे भी मंदिर था, तो एटलीस्ट वहां सिविल सूट फाइल किया जा सकता है और ये असरटेन किया जा सकता है कि यहाँ मस्जिद थी, जो मस्जिद बनी है वो मंदिर तोड़ के बनी है या सिंपल तरीके से बनाई गई है। बिल्कुल, लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह को भी अब पूरी तरीके से उस पर दावा ठोक दिया गया है। वहां के लिए आपका क्या कुछ सोचना है? देखिए, कुछ चीजें मैं आपको सही बताऊं, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कोर्ट में जाना, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कोर्ट में जाना ठीक नहीं होता है। अगर आपके पास, हमारे पास कोई ठोस डॉक्यूमेंट है, कोई ठोस दावा करने की चीजें हैं, तो कोर्ट में जाना बेटर है। अदरवाइज हम इस चीज को इनकरेज नहीं करते हैं कि आप हर जगह जाएं और हर चीज के अगेंस्ट आप केस फाइल कर दें। बिल्कुल। जाने से पहले कोर्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि एलिगेशन क्या है, कोर्ट को फर्क पड़ता है कि आपके पास प्रूफ क्या प्रूफ क्या है? और क्या प्रूफ इकट्ठे हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन विकास जी संभल पर फिर लौट कर आए। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो लोगों से जब बातचीत की तो एक बात तो ये निकल कर सामने आई कि पठान और तुर्क की वहां पर लड़ाई थी। संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर दोनों गुटों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरीके की घटनाएं की कि वो हिंसा में बदल गई और फिर बदनाम विष्णु शंकर जैन को किया जा रहा है, सर्वे टीम को किया जा रहा है और हिंदू पक्ष को किया जा रहा है। देखिए, विष्णु शंकर जैन जी अब एज ए एडवोकेट अपना काम कर रहे हैं। हरिशंकर जैन जी जो प्लेंटिफ हैं वो भी एडवोकेट हैं और वो भी अपना काम कर रहे हैं। जब सरकार का कोई भी नुमाइंदा जब कोर्ट के ऑर्डर से लोकल कमिश्नर बन के जाता है, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार का कोई भी आदमी जब इस तरह के काम, कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए जाता है, तो वो कभी भी दंगा भड़काने के लिए नहीं जाते। और सारी जो भी वो कार्रवाई करते हैं उसका डॉक्यूमेंट करके लेके आते हैं, उसको लिख के लाते हैं कि हमने कितने बजे किसके सामने क्या किया है। बाकी की जो चीजें हैं वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी भी होती हैं, ताकि जो प्लेंटिफ है या जो मेजॉरिटी समुदाय के लोग हैं उनको किसी तरीके से बदनाम किया जा सके। इंटरनेशनली इशू बनाना भी जरूरी होता है बहुत बार। और कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर हो गया है तो इससे कि हमारा धर्म जो खतरे में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लोगों को मिसगाइड भी बहुत किया जाता है और कई बार लोग किसी और के इशू के चक्कर में अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं। बिल्कुल, मिस गाइड तो संभल में ऐसा किया गया कि जब बातचीत की गई तो 10-10, 12-12 किलोमीटर से दूर लोग संभल में उस दिन पहुंच आए थे। एक लड़का जो था, उसका घर अयान, उसका घर 7 या 8 किलोमीटर दूर था, जिसको गोली लगी, जिसकी मौत हो गई। और वो किसी दुकान में काम करता था, काम पे गया और वहां से मस्जिद में पहुंच आया। तो इतना भटके हुए हैं कि 10-10, 15-15 किलोमीटर से दूर आ जा रहे हैं दंगे में शामिल होने के लिए। देखिए, भटकाने का काम तो चल ही रहा है। बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि क्या सही है और क्या गलत है, और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं उनको ये भी नहीं पता होता कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। सीए के टाइम पे भी बहुत ऐसा ही हुआ था, लोगों ने बोला कि हमारा रिलीजन खतरे में है। उनको यही नहीं पता था कि सीए एनआरसी जो है एक्ट है वो एक्चुअली बना क्यों है। उनको लग रहा था कि हमारी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म कर देंगे, जबकि उसके कानून में कुछ नहीं था। तो इस तरीके की चीजें तो आज नहीं, हर बार चलती हैं। और जो यंग लोग हैं, जैसे कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी, अब निकल के आ रहा है कि उस टाइम पे उन लोगों को भड़काया जाता था, उनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता था। 500-500 रुपए देके 500-500 रुपए में पत्थरबाजी और थी, लोग लड़के गोलियां खा रहे थे, लोग मर रहे थे, रोड पे खून की नदियां बह रही थी। अभी इसी तरीके से अगर जो यंगस्टर्स हैं, वो सिर्फ यूपी की बात नहीं है, हर स्टेट में चल रहा है। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि दीज आर इंटरनेशनल एक्टिविटीज। आने वाली जो पीढ़ी है, वो किसी भी रिलीजन की हो, जो देश के लिए काम कर सकती है, उनसे आप इस तरीके के काम करवा रहे हो कि रोड पे जाके दंगा करवा रहे हो, ताकि उनके ऊपर केस हो और आपके कुछ और काम करने लायक ना बचे वो लोग। लेकिन जब एक्शन लिया जा रहा है, जब पुलिस जवाब देना शुरू कर रही है, तो कुछ नेता कह रहे हैं कि देखो मुस्लिमों को मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं, उनको विक्टिम कार्ड खेला जाना शुरू कर दिया जा रहा है। देखिए, जब 70 या 80 किलोमीटर की स्पीड से पत्थर उड़ता हुआ आता है ना, उसमें और चलने वाली गोली में ज्यादा फर्क नहीं होता है
किसी पुलिस वाले के सर पे अगर कोई पत्थर लगेगा तो उसकी भी मौत हो सकती है। हम्म। अगर हम अपनी पुलिस खुद को भी अगर डिफेंड नहीं कर सकती तो वो किसी को डिफेंड नहीं कर पाएगी। हाँ देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई सिविलियन को गोली लगती है और वो मर जाता है तो उस सिचुएशन में ह्यूमन राइट का केस बनता है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला मरेगा तो उस पर ह्यूमन राइट की कोई बात नहीं करता। क्या किसी पुलिस वाले किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के परिवार नहीं होता? क्या उसके खुद के कोई बेसिक राइट नहीं है खुद को डिफेंड करने के? हम्म। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई इलीगल काम हो रहा है हम्म। तो आदमी बोले कि यहाँ तो इलीगल चीजें चल रही हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी हम लोग एज ए कम्युनिटी उठा सकते हैं। लेकिन एक कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कोई भी लोकल कमिश्नर या कोई पुलिस वाला उसको प्रोटेक्शन दे रहा है और वो एक इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो एक लीगल काम है। और लीगल काम करने का में अगर आप बाधा उत्पन्न करेंगे तो उसके बाद पुलिस को भी पूरा राइट है और खुद को डिफेंड करने का। बिल्कुल पूरा राइट है, और इसी वजह से अभी संभल में स्थितियां काबू में हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से सख्त हैं और इस फैसले पर, इस मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। आखिरी सवाल विकास जी आपसे, आपको क्या लगता है कि अगर सत्ता किसी और के हाथ में होती, मुख्यमंत्री कोई और होता, तो अभी तक उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलस चुका होता? देखिए, ये बात तो हिस्टोरिकली प्रूवन है। किसी भी स्टेट में आज तक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले क्राइम रेट बहुत ज्यादा होता था और योगी जी की सरकार आने के बाद क्राइम रेट में बहुत डिक्लाइन आया है। आज की तारीख में आप दिन में रात में कभी भी गाड़ी लेके पूरा यूपी में ट्रेवल कर सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर रहती है और योगी जी जो हैं उन्होंने जिस जिम्मेदारी को जितने अच्छे तरीके से निभाया है, शायद कोई दूसरा मुख्यमंत्री या कोई दूसरा इंसान इस काम को नहीं कर पाता। बिल्कुल। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ फैसला आता है, हाई कोर्ट में क्या दलीलें दी जाती हैं दोनों पक्षों की तरफ से। अभी संभल में शांति है, 10 दिसंबर तक किसी भी संगठन का प्रवेश वर्जित है संभल में, और लगातार सर्वे हो रहा है। अब बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। विकास जी, जुड़ने के लिए और मामले को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की बारी है कि चर्चा कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें एनएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार।